एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, कर्म क्या है? इसे सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कर्म को समझाने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी को समझ में आ जाएगा कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू की। एक राजा एक राज्य में शासन करता था। एक बार उसने अपने मंत्री के साथ देश की यात्रा करने का निश्चय किया। यात्रा करते समय राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखकर राजा को पता नहीं चला कि क्यों यह विचार आया कि कल मैं इस दुकानदार को फांसी दे दूं। राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कोई बात नहीं करता कि पहले से ही राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से गुजर चुका था और दूसरी बातें करने लगा। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुकानदार का क्या दोष था। दुकानदार से बिना बात किए, बिना किसी सोच के, महाराज को ऐसा निर्णय लेने का क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री यात्रा के बाद दरबार में वापस चले गए, लेकिन मंत्री पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उठकर मंत्री एक साधारण व्यक्ति के रूप में दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन बेचता हूँ। फिर मंत्री ने दुकानदार के बारे में लोगों से पूछना शुरू किया। सभी ने उत्तर दिया कि दुकानदार किसी से बात नहीं करता, हमेशा उदास रहता है। मंत्री ने समझ लिया कि मामला क्या है। तब मंत्री फिर से दुकानदार के पास गया और पूछा कि भाई, तो फिर तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान का सारा चंदन इस प्रकार रख दिया जाए कि यह बिकेगा? दुकानदार ने गुस्से में कहा, हाँ, मुझे पता है कि मेरी चंदन की छड़ी ऐसे ही रहेगी, कोई भी उन्हें नहीं खरीदेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के राजा की जल्दी मर जानी चाहिए। अगर वह जल्दी मर जाते हैं तो उस शाही दरबार में उस राजा का अंतिम संस्कार करने के लिए मैं अपने चंदन की छड़ी दूंगा, जिससे मुझे भी कुछ पैसे मिलेंगे। और इस बाजार के अलावा दूसरे लोगों को भी मेरी चंदन की छड़ियों के बारे में पता चलेगा। फिर शायद कुछ लोग मेरी दुकान में चंदन की छड़ियों को खरीदने के लिए मेरे पास आएंगे। मंत्री ने दुकानदार को सुनकर सब कुछ समझ लिया, लेकिन मंत्री भी बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की छड़ियों को खरीद लिया। दुकानदार को भी इस खरीदारी से कुछ पैसे मिले और उसने थोड़ी खुशी भी महसूस की। मंत्री चंदन के साथ दरबार में वापस आया। दरबार में पहुंचते ही मंत्री ने उन चंदन की छड़ियों को राजा के सामने रख दिया और कहा, हे राजा, ये चंदन की छड़ियां उसी दुकानदार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं जिसके बारे में आप कल उसे फांसी देने की सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की छड़ियों को सुगंधित किया और उन छड़ियों की सुगंध को बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा, ये चंदन की छड़ियां बहुत सुगंधित हैं। राजा उस दुकानदार की इस अद्वितीय उपहार से बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, जाओ, इन सोने के सिक्कों को उस दुकानदार को दे दो और कहो कि आज से जब भी शाही दरबार में चंदन की आवश्यकता होगी तो तुम्हारी दुकान से ही चंदन लिया जाएगा। मंत्री मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब उस दुकानदार को फांसी देने का विचार राजा के मन में नहीं आ सकता, क्योंकि अब हमेशा उस दुकानदार को राजा की शाही दरबार के लिए चंदन की व्यवस्था का जिम्मा मिल गया है। मंत्री फिर उस दुकानदार के पास सोने के सिक्के लेकर वापस गया। यहाँ तक कि राजा चिंता में पड़ गए कि वह दुकानदार बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं कल उसे फांसी दूंगा, तब शायद उस समय उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन मेरी दुकान के सामने पहली बार आया, मैं उसे मेरी सुंदर और सुगंधित लकड़ी क्यों न दे दूं। और आज उसने मुझे भी उपहार दिया। अज्ञात रूप से मैं उसे फांसी देने की बात सोच रहा था। यहाँ मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा।
मंत्री ने राजा द्वारा दिए गए सोने के सिक्के दुकानदार को दिए और कहा कि कल मैंने जो चंदन खरीदा था उसे राजा को बहुत पसंद आया और बदले में कुछ सोने के सिक्के भेजे गए हैं। दुकानदार इस सुनकर बहुत खुश हुआ। उसी समय मंत्री ने दुकानदार से कहा कि भाई, तुम राजा के बारे में इतना बुरा क्यों सोचते थे? लेकिन देखो राजा कितना तुम्हारा ध्यान रखते हैं। राजा कितने अच्छे होते हैं। राजा कभी अपने प्रजा के बारे में गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री के वचन से सहमत हो गया और बहुत दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचारों का पछताया। दुकानदार ने मंत्री को कहा, मैं राजा के बारे में बहुत गलत सोचता था। राजा बहुत अच्छे हैं, राजा बहुत अच्छे हैं। भगवान चाहे राजा को लंबी उम्र दें। सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से दरबार की ओर लौटा और यहाँ तथागत गौतम बुद्ध इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अब तुम लोग मुझे बताओ, कर्म क्या है? एक शिष्य ने कहा कि कर्म उपयुक्त शब्द हैं। एक शिष्य ने कहा कि कार्य भाषा है। तो कोई ने कहा कि क्रिया भाषा है। तो कोई ने कहा कि कर्म एक भावना है, आदि। सभी अपने शिष्यों के जवाब सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के विचार उसके कर्म हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, हम उसी तरह कार्रवाई करेंगे और उन विचारों द्वारा किए गए कार्य हमारे खुशी और दुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात हमारे विचारों जैसे रहते हैं, हम उसी प्रकार कार्रवाई करेंगे और उन कार्रवाइयों का परिणाम हमारी खुशी और दुख के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कार्य भी गलत होंगे और उनका परिणाम भी गलत होगा, जिसके परिणामस्वरूप हम दुखी होंगे। अगर हमारे विचार सही हैं तो हम सही कार्य करेंगे। अगर हम सही कार्रवाई करेंगे तो हमें सही परिणाम मिलेगा, जो हमारे जीवन में खुशी लाएगा। मित्रों, अब हमें कर्म को थोड़ी सी आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कर्म का अर्थ होता है क्रिया। इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वह कर्म है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कर्म क्रिया और अनुयायी रेशे के सरल सिद्धांत का पालन करता है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य को कर्म कहा जाता है और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का फल होता है। जैसे कि एक गिलास को तोड़ देना एक कर्म है और उसका टूटना उसका परिणाम है। बेहद बारिश एक कर्म है और बाढ़ उसका परिणाम है। वास्तव में परिणाम हमारे हित में होगा या हानि में, यह पूरी तरह से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर कोई बैठा है जो फैसला करता है कि किसके जीवन में खुशी देनी है और किसके जीवन में दुख देना है, जबकि वास्तव में हमारे कर्म और फिर उनके परिणाम हमारी खुशी और दुख का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। वास्तव में कर्म का परिणाम भाग्य होता है और हमें कैसे कार्य करना चाहिए यह पूरी तरह से हमारे हाथों में होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसका भाग्य भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर दो बच्चे होते हैं और उनमें से एक बच्चा बचपन से ही नई चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करता रहता है, वह हमेशा अपने हर काम में अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश करता है। और दूसरा बच्चा जो न तो किसी नई चीज को सीखने और समझने की कोशिश करता है और न ही किसी काम को पूरी दिल से करता है। इसलिए समय के साथ वह पहले बच्चे अपने जीवन में बहुत सफल हो जाता है, जबकि दूसरा बच्चा अपने जीवन में अभी भी संघर्ष कर रहा है। अब पहले बच्चे को यहाँ देखकर दूसरे बच्चा बहुत आसानी से कहेगा कि उसका अच्छा भाग्य था, लेकिन वास्तव में उसके कर्म अच्छे नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप उसका भाग्य भी अच्छा बन गया। तो अगर हम चाहें तो हम अपने कर्म को बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकते हैं।
यह एक सरल मामला है। जैसे ही आप अपने कर्म को बदलते हैं, आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, और यह दोनों परिस्थितियों के लिए सही है, अच्छे लिए और बुरे लिए। लेकिन वास्तव में कैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है, यह अधिकांशतः उसके माता पिता, परिवार, समाज और आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। अधिकांश मामलों में एक अभिनेता के बेटे को अभिनेता बनने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर और डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर और मन हमारे आसपास की जानकारी एकत्र करते हैं, और हम किसी भी कार्य को उस जानकारी और ज्ञान के आधार पर करते हैं, और फिर हम नतीजा अनुसार प्राप्त करते हैं। वास्तव में हम अपने दैनिक कार्यों का 99% अज्ञात रूप से करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर और मन याद करते हैं प्राप्त जानकारी को और फिर उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कि हम कार चलाना सीख रहे होते हैं, तब हम सब कुछ को मौजूदा है, वहाँ कहाँ है स्टीयरिंग, जहाँ ब्रेक है। लेकिन कुछ समय बाद हम कार को बहुत आसानी से चला लेते हैं, बातचीत करते हुए या कुछ सोचते हुए, क्योंकि हमें कार चलाने का प्रोग्राम कर दिया गया है। और हम अब अपने सभी कार्य इस तरह से करते हैं, किसी भी जागरूकता के बिना। वे चीजें बस होती हैं क्योंकि हमारे कार्य बिना किसी जागरूकता के हो रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि कोई और हमें ड्राइव कर रहा है, कुछ अदृश्य शक्ति। जबकि वास्तव में हमारे कार्य अब हमारी आदत बन गए हैं। अगर हम अपने अधिसंवेदन से अधिकतम हिस्सेदारी करना चाहेंगे, तो हमें पूरी तरह से हमारे कार्यों पर पूरी नियंत्रण मिलेगा। जैसा कि गौतम बुद्ध ने ऊपर की कहानी में कहा है कि हमारे विचार हमारे कार्य हैं, और जागरूकता की स्थिति में हमारे पास हमारे विचारों पर पूरा नियंत्रण होता है। विचारों के नियंत्रण द्वारा हमारे कार्यों पर पूरा नियंत्रण होता है, और फिर जब हमारे कार्य हमारे अनुसार होते हैं, तो इसका परिणाम भी उसी अनुसार होगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने मन के नियंत्रण पर जोर दिया है कि जब किसी व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, तो केवल बुरे विचार ही उसके मन में आते हैं, और फिर वह बुरे कार्य कैसे करेगा। इसलिए गौतम बुद्ध का संपूर्ण ज्ञान मन की शुद्धि पर जोर देता है। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया है और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट पसंद है, और हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना भी मिलेगी। धन्यवाद।